जनाब सदर और दोस्तों, अदीब भाई ने कदरे तफसील से बात रखी। तादाद मेरे नज़दीक कोई माने नहीं रखती, तादाद कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अलमिया मिल्लत का है, तो अलीगढ़ तो मिल्लत की नुमाइंदगी करती रही है, यहाँ पर भी वो नुमाइंदगी कर रही है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। देखिए, बात बड़ी साफ है। अलीगढ़ में हम लोग बहुत न जाने कितनी बार, मैं समझता हूँ सब ने, जितने भी यहाँ यूनियन के अहदेदारान हैं, उन सब लोगों ने ये वहाँ पर किसी न किसी कहीं न कहीं तकरीर में ये बात कही होगी कि तकदीर के काजी का फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। हमारे पास ताकत नहीं है। मेरा मानना यह है कि ताकत पैदा करने के लिए हम लोगों को मिल्लत को भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करना होगा, जो हम नहीं करते। मिल्लत की जो सोच है, जो उसका तरीक़ाकार है, जो अप्रोच है, उसको बदलने की ज़रूरत है। सियासत में ताकत कहाँ से पैदा होती है? मैं कितना वोट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बदकिस्मती यह है कि हिंदुस्तान का कोई भी लीडर ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो कितना वोट ट्रांसफ़र कर सकता है। कितने की तो बात छोड़ दीजिए, वो सैकड़ों में ट्रांसफ़र करने की पोजीशन में नहीं है। ट्रांसफ़र करने के क्या माने होते हैं? ट्रांसफ़र करने के ये माने हैं कि अगर बशीर भाई किसी जगह पर खड़े होकर के ये कहें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, जिसकी हम मुस्तकिल जिससे लड़ाई लड़ते रहे और लड़ रहे हैं और जिसके हम खिलाफ हैं, उसको वोट दीजिए, तो लोग ये कहें कि हम इत्तेफाक तो नहीं करते बशीर साहब से, लेकिन कह दिया लीडर ने तो अब देना है। यही ताकत चौधरी चरण सिंह की थी, यही ताकत मायावती की है। वोट किसका है? परसेंटेज कम हुई है, लेकिन इससे इनकार हम नहीं कर सकते कि नहीं है। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन जब पंडित से हाथ मिला लिया तो सबने कहा कि वाह, अच्छी बात की। जर्नलिस्ट के ऊपर हाथ उठाया काशीराम ने, तमाम टेलीविजन पर आया। घर से निकल रहा था, उल्टे सीधे सवाल किए। काशीराम ने 2 तमाशे लगाए। सारे दलित खड़े हो गए कि ठीक किया। जब दलित खड़ा हो गया कि ठीक किया, तो नतीजा हुआ कि लोग भी कहने लगे कि ठीक किया। हमारे यहां उसके बरक्स ये है कि हम मनमोहन सिंह जी से प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, अहमद साहब की क़यादत में एक डेलीगेशन मिला उनसे, और जब वहां से निकल करके आए और प्रेस वाले पूछने लगे, तो एक मुसलमान जर्नलिस्ट, हिंदू कभी ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा, मुसलमान भी किसी हिंदू के साथ ऐसा नहीं करेगा, ना सवाल इस तरह का उल्टा सीधा करेगा। सवाल पूछेगा तो मुसलमान से ही पूछेगा। नतीजा यह हुआ कि उल्टे सीधे सवाल उसने करने शुरू किए। मैं साथ में था, और जो जुमले उसके बाद उसने, जब अहमद साहब ने कहा कि नहीं बहुत हो गया, बस ठीक है, आप जो माने चाहे निकालते रहिए, इसके उल्टे सवाल थे, बोगस। और जब वो बढ़ने लगे तो उसने एक गाली दी, दैट आई कांट रिपीट हियर। उस जर्नलिस्ट ने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए। अहमद, ये उनके छोटे भाई यहिया साहब ज़रा इस चंद कदम के फासले पे थे, आ रहे थे, और उन्होंने वो उसे उलझ गए। टोपी उसी तरह की थी, दाढ़ी उसी तरह की थी,
टेलीविजन इसी को दोहराता रहा कि साहब इमाम ने थप्पड़ मारने की कोशिश की, थप्पड़ लगा नहीं था, उठाया था उन्होंने हाथ। लेकिन मिल्लत खुद कंडेम करने लगी, मुसलमानों के सारे लीडर कंडेम करने लगे। लीडर का साथ दिया जाता है। जिन्ना ने कहा, अभी निकल जाएगा कि साहब जिन्ना को मैं कोट कर रहा हूं कि मुस्लिम सेंटिमेंट्स आर लाइक सोडा वाटर which rose in no time and subside no time। और यही बात एक तरफ जिन्ना तो दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद ने कही कि मुसलमान जितनी बर्क रफ्तारी के साथ दौड़ आता है उतनी ही तेज रफ्तारी के साथ वापस भी चला जाता है। दोनों का दुख और दुखड़ा इस मामले में एक जिन्ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, कि बड़े सगीर में मुसलमानों की पोजीशन कमज़ोर तो हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में और भी कमज़ोर होकर के रह गई है और अब तक यह कौम हिंदुओं के रहम करम पर होगी। अब ये बातें नहीं आती मौलाना आज़ाद की जो उन्होंने बाद में कही आज़ादी के बाद। तो हमको बुनियादी तौर पर कौम की सोच को बदलना होगा। न किसी को फिक्र मंजिल, न कहीं सुराग ज्यादा, ये अजीब कारवां है जो रवां है बेइरादा। बशीर भाई ये बैठे हुए हैं, मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं भीड़ का हिस्सा होकर के इनकी तकरीरों को सुनता था। एक जम्मे गफीर एक जमाने में उसकी क़यादत की है और आज एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन कितना वोट बशीर भाई ट्रांसफर कर सकते हैं? अदीब भाई तशरीफ फरमा है यहां पर। अदीब भाई पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलने वालों में रहे हैं। जो चंद लोग पार्लियामेंट में बोलते रहे हैं उनमें रहे हैं, मगर हुआ क्या? अदीब भाई बिजनौर से चुनाव लड़े, क्या मिल्लत ने किया? चाहते तो हाउस में वापस आ जाते। मैं ये इनके सामने मुझे नहीं कहना चाहिए। दोनों के सपोर्ट से बने, समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, सबके सपोर्ट से बने और लिख के देना पड़ता है कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, उनका मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। पार्टी में होते तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए कि पार्टी असाइन करती तो करती, और फिर कहीं ना कहीं पार्टी का ज़ाब्ता तो फॉलो करना ही करना पड़ता। एक आजाद मेंबर पार्लियामेंट रहे, खूब बोले, डट के बोले, जम के बोले, लड़े भी, मगर गए तो क्या हुआ? एक सोशल मीडिया पर मैं रिएक्ट नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है जब कुछ उस पर तबसरे आते हैं, लेकिन मैंने अदीब भाई का जब एक मरतबा अदीब भाई का इंटरव्यू आया तो मैंने रिएक्ट किया। एक ट्रेंड का पता चलता है। आपकी जबान में ताले लगे हुए थे जब मेंबर पार्लियामेंट थे, अब आप बोले हैं, लो, ना तारीख पढ़ेंगे, ना कुछ पढ़ेंगे, ना जानने की कोशिश करेंगे, और हम एक साथ कह देते हैं कि कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ करता नहीं। नहीं किया आजादी के बाद मुसलमान लीडरों ने, सबके सब ऐसे ही थे, कोई बोले नहीं पार्लियामेंट के अंदर। ये वसी साहब बोल रहे हैं, इनके वालिद मोहतरम थे, वो नहीं बोलते थे। इब्राहिम सुलेमान सेठ नहीं बोलते थे, बनात वाला नहीं बोलते थे, सैयद बदरुद्दोजा नहीं बोलते थे, हाफिज इब्राहिम नहीं बोलते थे, हिफ्जुर रहमान नहीं बोलते थे। क्या बात करते हैं भाई? कहीं ना कहीं हमको सही बात भी करनी चाहिए। मेरा यह मानना है
कि बुनियादी तौर पर हमको मुसलमानों की सोच को बदलने की जरूरत है। और इसमें जब आप बदलने की बात करेंगे तो आपको जिसकी तरफ अदीब भाई ने इशारा किया, बल्कि 2 जुमले भी कहे, मैं तायद करता हूं, 25 जुमले कहना चाहता हूं कि मौलवियों से भी आपको पंगा लेना पड़ेगा। सियासत पे कब्जा मौलवियों का है। मौलवी जब मैं कह रहा हूं तो मैं मौलवी की ज़हनियत की बात कर रहा हूं। उसमें तो बहुत से मॉडर्न सोच रखने वाले लोग हैं। तो सियासत पर जो कब्जा उनका है उससे उनको निकालना पड़ेगा। जैसे अलीगढ़ को वहां के स्टाफ के चंगुल से निकालना पड़ेगा। जब कभी अलीगढ़ की बात आती है तो मैं कहता हूं सब कुछ जो स्टाफ चाहे वहां करे, उन्हीं के हाथ में है। वैसे ही मिल्लत को वहां से निकालना पड़ेगा। आपने एक कदम उठाया है, अच्छा फैसला किया है। अभी जब तबसरा होगा तो लोग कहेंगे नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। ये सुनता आ रहा हूं, हजारों बार सुना है और सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा कहना बिल्कुल दूसरा है। कोई मीटिंग जब आपने मुनक़द की और मीटिंग मुनक़द हो गई तो अपने आप में उसका एक मकसद सर्व हो जाता है। सिटिंग टुगेदर एट द गैदरिंग इन ए मीटिंग इटसेल्फ एक पर्पस को सर्व करती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक सोच का पता चलता है। यूपी का इलेक्शन करीब है। इलेक्शंस तो बहुत असेंबलियों के हैं, लेकिन यूपी का खास तौर पर जहां हमारा रेलेवेंस भी है, वैसे तो उत्तराखंड में भी है। उसके रेलेवेंस में हम क्या कर सकते हैं, सोचने की बात है। मेरा मानना बिल्कुल दूसरा है। हम जब कोई बात करें तो ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा निजाम न कभी कायम हुआ है ना आज है, और इजाजत दे तो मैं कहूं कि ना करोड़ों साल दुनिया रहेगी तो ना कायम होगा कि कोई एयर टाइट मैकेनिज्म बन जाए। मसाइल एक से होते हैं, एक नहीं होते। वरना कंप्यूटराइज इस कंप्यूटर के जमाने में 10-20 एक्सपर्ट रख दिए जाए, वो सब फीड कर देंगे और हम यहां बैठे हुए कि प्रॉब्लम नंबर 25,27,70,772 पैदा हो गई, बटन दबाओ उसका हल निकल आए। ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज क्या है? मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का लीडर होता तो मैं खुद भी यही सब तमाशे करने की कोशिश करता। बस फर्क यह है कि कोई बाय एनी मीन्स पावर चाहता है, कोई बाय फेयर मीन्स चाहता है। एक आदमी, एक उम्मीदवार अपने सामने के उम्मीदवार को कत्ल करवा देता है। एक आदमी कहता नहीं भाई उसको तकलीफ मत दो। और इस तरह की भी मिसालें हैं कि अपने उम्मीदवार को माजी में अपने मुखालिफ उम्मीदवार को पैसे भी भिजवा दीजिए, कहो बेचारा कमजोर पोजीशन में है, लड़ नहीं पा रहा है, तो वो लड़ ले इलेक्शन। ऐसे भी मिसालें हैं। तो इन तमाम चीजों को जमीनी हकीकत क्या है, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है, ये जमीनी हकीकत है कि हमारे ऑफिस बेरर जो यहां पर इस वक्त बहुत सारे नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर नहीं है जिन्होंने आपसे हां कहा होगा, इसलिए कि उसका अपॉइंटमेंट मायावती के साथ है। इस वक्त उसका अपॉइंटमेंट अखिलेश के साथ होगा, मतलब लाइन में लगा होगा। अपॉइंटमेंट से मेरा मतलब यह है वो वहां चक्कर मार रहा होगा, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के यहां, वहां लाइन में लगा होगा, चक्कर मार रहा होगा। वो कोई गठजोड़ बैठा रहा होगा, आपकी मीटिंग से क्या लेना देना उसको। यह जमीनी हकीकत है। आप लखनऊ में मीटिंग करेंगे तो ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग वहीं हैं, वो मिल जाएंगे आपको। यहां आऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात इस तरह की कही जाए कि जो समाजवादी के खिलाफ जाती हो,
कोई आजम खां की बात कर देगा, कुछ बोलने नहीं है पार्टी, कोई दूसरी बात कर दे तो भैया जाओ ही मत। ये जमीनी हकीकत है। ये बात सही है कि डिटोरिएशन आता है, परमानेंट फिनोमेनन है चेंज, लेकिन जब हम अलीगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमसे पहले और बड़ी बातें करते थे, लेकिन जो हमारे ज़माने में था यही था कि लोग हमको बुलाते थे। यदि भाई कल बात हो रही थी तो ये हुआ कि यहाँ नाज और ताज होटल थे, 5 रुपए में मिलते थे, वकील नया नया बना था उसमें ठहरते थे, तो गाड़ी वहां से लेने के लिए आती थी। प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर के यहां से आ रहा है कि भाई आप लोग आइए मिलने के लिए। हम लोग कहते हैं नहीं टाइम नहीं मिलने जाएंगे। क्यों जाए मिलने के लिए? यही जो आदमी खड़ा है आपके सामने, अली भाई तो हमसे सीनियर, इन्होंने और अच्छा दौर देखा होगा, ये भी है। अब धीरे धीरे यहां हुआ कि मालूम हुआ कि साहब एमएलए साहब से मिलने के लिए भी भागते हुए जाते हैं। अब है तो है। हम डीएमएसपी से नाम लेकर के बात करते थे, आज भी वो आदत खराब है और इसलिए हम फिट नहीं कर पा रहे अपने आप को सिस्टम में। डीएमएसपी का नाम क्या है? अब सिविल लाइन थाने में मिलेंगे लोग, तो है, एक हकीकत है। जो है वो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अलीगढ़ बहुत वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और करना चाहिए। जो लोग यूनियन में हैं उनमें बहरहाल एक बात तो कदर मुश्तरक है कि कायदाना सलाहियत मौजूद है। उस कायदाना सलाहियत का कैसे इस्तेमाल हो। आपने एक कल अली भाई ने और आप बोल तैयार किया था, वो इस वक्त आपको तकसीम करना चाहिए था, उसमें कई बातें आपने कही हैं कि जो जिस पार्टी में भी रहे अलग अलग पार्टियों में, लेकिन मुसलमानों के जो मसाइल हैं उस पर हमको गौर करना चाहिए। बहुत सारी मुस्लिम यूनिवर्सिटियां हैं हिंदुस्तान में। आज की तारीख में कई मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज मुसलमानों की हैं, लेकिन अलीगढ़ पे ही शख्सों को मारा जाता रहा है। इसलिए माना जाता रहा है कि अलीगढ़ के बारे में जो चीज़ है उस परेशान करती है दूसरों को, और वो ये है कि अलीगढ़ से पास आउट होने वाला जो मुसलमान है, मैं मुसलमान लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, 95%, 5% को निकाल देता हूँ इसलिए कि बहुत से लोग उसको कोट करने लगते हैं। अच्छाई और बुराई तो साथ चलती है। वो ये है कि 95% जो मुसलमान वहां से निकलता है उसके दिल में कहीं न कहीं ये जगह होती है और उसका दिल धड़कता है कि अपनी कौम के लिए कुछ करूं। He feels indebted to our community, to the Muslim community, to our community, his own community. ये असल में बुनियादी बात है। और ये जो जज्बा लेकर के हम वहाँ से निकले हैं, बहुत से लोगों के सामने मसलहत होती है, बहुत से लोगों के सामने हालात होते हैं, बहुत से लोगों के अंदर वो जुरात नहीं होती, वो अलग मसला है, लेकिन वो चाहते हैं कि कौम के लिए कुछ करें। वो जज्बा सबके अंदर बरकरार है। यूनियन में जो लोग रहे हैं उनके अंदर कायदाना सलाहियत है। मैं समझता हूँ इनिशिएटिव अच्छा है और इस तरह की मीटिंग आपको और ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, हम लोगों को करनी चाहिए। और जब भी इस तरह का रहेगा हम लोग बहरहाल उसके हाजिर हैं। लेकिन ये बात मैं फिर कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हमको जब हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी हमको कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जैसे मैं हिंदुस्तान के अवाम को कटघरे में खड़ा करता हूँ और कहता हूँ कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर जुडिशरी तक किसी भी क्लास ऑफ सोसाइटी जो है उसका शख्स कभी जनता को कटघरे में खड़ा नहीं करता। जबकि तुम ऐसे गंदे लोगों को क्यों चुनते हो? हम माफिया गर्दी की बात करते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूं।
अगर लीडरों को पता चल जाए कि इनको आवाम पसंद नहीं करते तो यही लीडर उनको अपने घर में दाखिल नहीं होने देंगे। क्यों? ये जो मुस्लिम, हम उनकी बात भी करते हैं, माफिया तो माफिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। रात क्या अंधेरे में बुलडोजर लोग चलवा देते हैं, वो माफिया अगर नहीं है तो क्या है? बुर्कापोश खवातीन को निकाल करके खड़ा कर देते हैं, जमीन पे कब्जा करना है, माफिया नहीं है तो क्या है? लेकिन उनकी तकरीर को सुनने के लिए लोग आते हैं। जेड के फैजान साहब हो, चाहे अदीब साहब हो, चाहे बशीर साहब हो, चाहे चीकू हो, चाहे आजम बेग साहब हो। एक दूसरी फील्ड में आजम बेग का एक बहुत बड़ा कारनामा है, काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं सियासी पहलू को सामने रख रहा हूं। उस पर कोई आजम बेग साहब खड़े हो जाएं और वो माफिया खड़ा हो जाए तो माफिया को सुनने वाले लोग ज्यादा होंगे, इनकी तकरीर पे हुआ करने वाले ज्यादा उसी मीटिंग में मौजूद। तो कहीं ना कहीं हमको सोच को बदलने के लिए भी जरूरी है कि हम कन्फ्रंट करें। मौलाना आजाद ने भी कन्फ्रंट किया, जिन्ना ने भी कन्फ्रंट किया। दोनों जो टॉप लीडरशिप मुसलमानों की हुई है, उन्होंने अपने नजरिए के लिए मुसलमानों से कन्फ्रंट किया। मौलाना आजाद ने अपने नजरिए के लिए कन्फ्रंट किया। तुम जो कह रहे हो वो सही है ऐसा नहीं है, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो तुम। बहुत बड़ा चैलेंज है और इस बहुत बड़े चैलेंज को आपको कबूल करना पड़ेगा। ये असेंबली, ये पार्लियामेंट, ये तो पूरे मुल्क का एक मिजाज है। उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है कि आप पार्लियामेंट में रहे, आप एमपी हैं, आप मंत्री हैं, आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आप ग्राम में प्रधान हैं, नहीं है तो फिर आप क्या हैं? मैंने कहा ना कि बशीर भाई की तकरीर को सुनने के लिए मैं एक भीड़ का हिस्सा बनकर के किनारे खड़ा हो रहता था दिल्ली में। कई बार मुझे मिले, वो उस दौर मैंने देखा है। इसलिए बहुत सी बात वहीं मैं खत्म करूंगा अपनी बात कि जब तक आपके अंदर ताकत नहीं होगी, कोई आपको सुनने नहीं जा रहा है। कैसे आप ताकत पैदा करें, ये आपको गौर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।